हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1272 to 1273 1272 खुल गया वायरस का राज। राजवीर एक सही से जगह देखकर लोगों की नजरों से छिपकर उस टकले बॉस का इंतजार कर रहा था। इस बार वह उसे अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसे इसी तरह से इंतजार करते हुए थोड़ा वक्त बीत गया, पर अब तक उसे वह नजर नहीं आया। कहीं वो पहले काला भालू कबीले के इलाके में तो नहीं चला गया। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद उस जगह जाके देखता हूँ, राजवीर ने सोचा। वहीं देवांश दल की दुकानों पर कई सारे लोग भीड़ जमा करके खड़े थे। कोई रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों का खरीद रहा था, तो कुछ इस जगह से निशानी के तौर पर खास चीज ले जाना चाहते थे। भैया जी यह कितने का है, एक औरत ने पूछा। दुकानदार ने अपने मुंह हाथ ढक रखे थे। शायद वायरस के डर से उसे कहा गया होगा कि अपने शरीर को ढक कर रखे, इस वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। दुकानदार शायद एक लड़की थी। सिर्फ 200 चमकीले पत्थर है जो अपने इस वक्त हाथ में पकड़ रखा है। अच्छा कुछ कम होगा? जी नहीं, ये फिक्स प्राइस है, लड़की ने साफ मना कर दिया। औरत थोड़ी ना खुश थी, पर उसने अपना दाम भरे, फिर अपनी मनपसंद चीज लेकर उस जगह से चली गई। अगली ग्राहक भी एक महिला ही थी, उम्र में काफी ज्यादा लग रही थी। ये कितने का है बेटा? महिला ने पास में रखे बर्तनों पर हाथ फेरा। लड़की ने कहा, हर एक प्लेट की कीमत 100 चमकीले पत्थर है। ये तो बहुत ज्यादा है, महिला ने ऐसा कहकर दूसरे सामान पर हाथ फेरते हुए कहा। और यह कपड़ा कितने का है? हर किसी पर उनका रेट लिखा हुआ है, आप देख सकती है, लड़की ने बोर्ड की तरफ इशारा किया। हाँ ठीक है, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है, महिला ने मुंह बना लिया। फिर पास में रखे कुछ एंटीक छूने के बाद बोली, यह मैं ले लेती हूँ। ऐसा कह महिला ने एक घड़ी उठाई, फिर कलाई घुमाकर चमकीले पत्थर लड़की को देने लगी। लड़की ने चमकीले पत्थर रखे, महिला ने हल्की मुस्कान दी और उस जगह से जाने लगी। पर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि सामने भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई। बहुत से लोग उसके आसपास आके खड़े होने लगे। महिला ने निकलने की कोशिश की, पर वह जितना कोशिश करती भीड़ उसे और भी ज्यादा दबाने लगती। अरे भाई, इस बुढ़िया को जगह दो, अब क्या सिर पर बैठोगे मेरे? महिला बहुत ज्यादा चिढ़ गई। इधर राजवीर जो छिपा हुआ था, अचानक से उस महिला की आवाज सुन सकते में आ गया। यह आवाज तो। राजवीर ने फटाक से भीड़ के अंदर देखने की कोशिश की और उसकी आंखें फैल गई, ये बुढ़िया तो वही है। दरअसल जो महिला सामान खरीद कर जा रही थी, वह असल में वही बुढ़िया थी जिसने राजवीर के लिए सूप बनाया था और कनक ने उसे पीकर राजवीर की जान बचाई थी। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, राजवीर उस बुढ़िया को पकड़ने के लिए आगे आने लगा। मगर तभी उसने कुछ अजीब देखा। वह बुढ़िया को भीड़ को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके पास कुछ ताकतवर फिगर आके खड़े हो गए। बुढ़िया कुछ समझ पाती उसे उस दुकानदार लड़की की आवाज सुनाई दी, इसे शिविर में लेकर आओ। बुढ़िया की आंखें छोटी हो गई, उसने पीछे मुड़कर देखा। उस लड़की ने अपना मुंह से कपड़ा हटा दिया था। अब उसके चेहरे पर जाना पहचाना मास्क नजर आ रहा था। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं, प्रियांशी थी, जिसे बुढ़िया पहली श्रेष्ठ के नाम से जानती थी। वह ये देखकर घबरा गई और उस जगह से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले ही किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। इतनी आसानी से कैसे जा सकती है बुढ़िया? बड़ी मेहनत के बाद हाथ लगी है। यह आवाज शिवम की थी। उसके आसपास पारो और बाकियों ने घेरा बनाकर रखा था ताकि ग्राहकों को ये सब नजर न आए। बुढ़िया ने भागने की बहुत कोशिश की, पर एक चक्रवर्ती सम्राट के आगे उसकी कितनी ही चल सकती थी। एक ही झटके में उसका शक्तियों का भंवर कांप उठा था। राजवीर के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। पहली श्रेष्ठ और बाकी सब इसीलिए नहीं दिखे थे क्योंकि वह सब ग्राहक और दुकानदार बने थे। इस बार की योजना बेहतरीन थी। राजवीर को गर्व था अपनी श्रेष्ठों पर। सैकड़ों की भीड़ में एक शिक्षा को पकड़ना, वो भी बिना पैनिक करे, ये सच में काबिले तारीफ था। बहरहाल कुछ देर बाद वह सब एक शिविर में आ गए। शिवम ने बुढ़िया के हाथ पांव बांधकर कुर्सी पर बैठा दिया। राजवीर भी उनके साथ ही था। श्रेष्ठ, इसी ने मुझे जहर वाला सूप दिया था। प्रियांशी ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया, बल्कि वह उस बुढ़िया के करीब आई, हवा में हाथ उठाया, तड़ाक, जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बुढ़िया के कुछ दांत टूटकर जमीन पर गिर पड़े, मुंह से हल्का खून निकलने लगा। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई है बुढ़िया। प्रियांशी ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर मारा। प्रियांशी हॉफ चक्रवर्ती सम्राट थी, वो भी आम लोगों से ज्यादा ताकतवर। उसके थप्पड़ में इतना ज्यादा फोर्स था कि बुढ़िया की आत्मा तक टूटने लगी थी। बस करो, वो मर जाएगी, पारो ने प्रियांशी को पीछे किया, वरना वह सच में इसकी जान लेने वाली थी। हालन की जान तो लेनी थी, पर बातें जानने के बाद पारो उससे कोई सवाल करती। उसी पल शिविर के बाहर से आवाज आई, श्रेष्ठ, काला भालू कबीले से कामना आई है, आपसे मिलना चाहती है। उससे मिलने का मन नहीं है मेरा, जाने के लिए कह दो। प्रियांशी का कामना से बात करने का कोई मन नहीं था। उसका नाम करण से जुड़ रहा था। हालांकि वह जानती थी करण ऐसा कुछ नहीं करेगा, और जो बदनामी होगी कामना की ज्यादा होगी।
पर वो ऐसे ही आना जाना करती रही तो लोगों को अफवाहों को हवा मिल जाएगी और करण का नाम खराब होने लगेगा। उसका जवाब के बाद शिविर के बाहर शांति रही। फिर खुद कामना की आवाज सुनाई दी, मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे अब बात नहीं करना चाहते और मुझे भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर हमने ये केस साथ में शुरू किया था और इसका अंत भी साथ में खत्म हो तो अच्छा है। मैंने कनक की मदद से टकले बॉस को पकड़ लिया है। अंदर आने की इजाजत दो तो हम इस केस की जड़ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब सुनकर सब प्रियांशी को देखने लगे। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने पारो को देखा, मानो उसकी राय लेना चाहती हो। पारो ने आंखों से उसे हामी भरी। तब जाकर प्रियांशी बोली, उन्हें अंदर आने दो। कुछ ही पल बाद शिविर में कामना, कनक, धरती और उसके हाथ में टकला बॉस था। कामना ने प्रियांशी को देखा, पर प्रियांशी उसे देख भी नहीं रही थी। पहले तो वह उससे बात भी कर लिया करती थी, लेकिन अब वह उसे देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। कामना ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। श्रेष्ठ धरती ने 2 थप्पड़ लगाकर टकले बॉस को जमीन पर बैठा दिया। अब सच बताओगे ये फिर मैं सख्ती दिखाऊं, धरती ने धमकी दी। टकला बॉस कांपने लगा, बताता हूं, हमने ही आपकी और देवांश दल की दुकानों में वायरस फैलाया था ताकि आप लोगों की दुकान का नाम खराब हो और आपके पास ग्राहक आना बंद कर दे। मुझे सवाल न पूछना पड़े, पूरी बात बताओ, धरती ने उसे घुरा। टकला मुस्कुराया, पोपट की तरह शुरू हो गया, कुछ दिनों पहले हमारे पास एक लड़का आया था। उसने हमें काम दिया अपने शरीर में उस वायरस को डालकर आपकी दुकानों में घूमने के लिए, ताकि मेरे अंदर का वायरस आप सबके शरीर में जाके आपको बीमार कर दें। मैं और यह कहा कि बचपन से अपने शरीर ने इन चीजों को डालकर लोगों का काम साधने धंधा करते हैं। हमारी आप लोगों से कोई व्यक्तित्व दुश्मनी नहीं है। अच्छा, फिर तुम लोगों ने हमें मारने की कोशिश क्यों की थी, कामना ने पूछा। जवाब देते हुए टकला बॉस बोला, क्योंकि हमें खबर मिली थी आप लोग हमारा पता लगाने के लिए आ रहे हैं। आपको मारने का काम मिला था, पर आप काला भालू कबीले की छोटी लीडर थी, इस वजह से हमने आपको बंदी बनाकर रखने का सोचा ताकि काला भालू कबीले से अपनी मांग पूरी करवा सके। टकला बॉस सब कुछ सच कह रहा था, इस बात पर किसी को शक नहीं था। पर पारो ने पूछा, और तुम्हें ये काम देने वाला लड़का कौन था? किसने तुम्हें ये खबर दी ये लोग गोविंदपुरा आ रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, इस बारे में मैं कुछ भी खास नहीं जानता। वह लड़का खुद को छिपाकर आया था। उसकी जिद की वजह से मैं इस जगह आया, वरना मैं तो लोगों से काम करवाता हूँ। लेकिन आज काम के बाद मेरे पास लोग नहीं थे। कल दिन में आप लोगों ने जो गोविंदपुरा में ताकत दिखाई, उससे बहुत से लोग डरकर भाग गए थे। तुमने उस लड़के को नहीं देखा और काम ले लिया। पारो ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। टकला बॉस ने बुढ़िया काकी की तरफ इशारा कर दिया, इसे उसके बारे में खबर है। इसने ही उससे काम लिया था। इसने तो उसका चेहरा भी देखा है। सच में? पारो और बाकियों की नजरें काकी पर आ गई। बुढ़िया काकी ने हल्के से सिर हिलाया, हम लोगों को बचपन से अभ्यास करवाया गया। हम सब पर प्रयोग किए हैं, जो जिंदा बच गए वह चलते फिरते हथियार बन गए। बड़े लोगों के पैसे कमाने के लिए हमें इस दलदल में उतरना पड़ा ताकि अपने लोगों का पेट पाल सके। पर एक दिन मेरे अंदर फैले हुए जहर ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उनके साथ खाना बनाते बनाते मैं उनके लिए मौत बन गई। सब बड़ी गौर से सुन रहे थे। टकला बॉस नजरें झुका बैठा रहा। दरअसल ये सब एक प्रयोग का परिणाम थे। यह अपने अंदर जहर या फिर किसी भी जानलेवा चीज को स्टोर कर सकते थे और उन्हें लोगों में जाके फैला सकते थे। इन सब की उन्हें खास ट्रेनिंग मिलती थी। बुढ़िया काकी ने खांसते हुए आगे कहा, बहरहाल इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या पूछा था तुमने? वह लड़का कौन है? उसका नाम समर है। बुढ़िया ने अपनी उंगली पास खड़ी सुनंदा की तरफ की, इसका भाई है वो शायद। अपने भाई का नाम आते ही सुनंदा धड़ाम से गिर पड़ी। उसकी आंखें नम हो गई। उसने तो अपने भाई को आजाद कर दिया था, उसकी जान नहीं ली थी ताकि वह जाकर अपना राजपाट संभाले। लेकिन वह अब भी इस जगह था और उसे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा था। प्रियांशी ने सिर झटका, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये काम कौन कर सकता है? इसका मतलब तो यह है कि उस समर का साथ असल में अजगर वंश कबीला दे रहा है और वो कबीला मेड वैद्य मास्टर को जानता है। ये वायरस भी उसी ने बनाया होगा। प्रियांशी के सामने अब सारे पत्ते खुल चुके थे। उसे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने इस चीज को पहले क्यों नहीं समझा? जहर का इस्तेमाल होना, वायरस का होना, देवांश दल के नुकसान से सिर्फ रौबदार दल को फायदा नहीं था, बल्कि उस अजगर वंश कबीले का भी तो फायदा था। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रियांशी गुस्से में अजगर वंश कबीले वालों के पास जाने लगी। आज वह उनके 100-200 लोगों को मारकर ही दम लेने वाली थी। पर पारो और बाकियों ने उसे ऐसे तैसे करके रोका। गुस्से को काबू में रखो, हमारे पास अब भी कोई पक्का सबूत नहीं है। वह लोग इस बात से मुकर सकते हैं, पूरा बाजार पैनिक मोड में आ जाएगा। तो तुम क्या चाहती हो? मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं? उन लोगों की लाशें देखने का जी मचल रहा है मेरा। जितना गुस्सा तुम्हें है उतना ही मुझे भी आ रहा है। पर इस वक्त लीडर इस जगह मौजूद नहीं है।
सिंह परिवार जितना कमजोर अजगर वंश कबीला नहीं है। हमें लीडर के आने का इंतजार करना चाहिए। मेरी एक बात तो मानोगी न, तुम पारो ने उसे बहुत मुश्किल से पकड़ रखा था। उसे पता था प्रियांशी बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती थी, और सच में वह आज अजगर वंश कबीले का काल बन जाती। पर इससे पूरे सुंदर वन जंगल का नुकसान होता। प्रकृति की देवी का जश्न तहस नहस हो जाता। उनकी लड़ाई से ना जाने कितने आम लोग मारे जाते। प्रियांशी ने 2-3 गहरी सांस ली, फिर खुद को शांत करके उसके बुढ़िया काकी से कहा, वह समर इस वक्त कहाँ है? प्रियांशी को अपना गुस्सा निकालना तो था ही, इसके लिए उसे समर चाहिए था। उससे बात निकलवा कर वह पहले उसे मारती, फिर अजगर वंश कबीले के लोगों के लिए कब्र तैयार करती। वह यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ठंडे तालाब के पास हमारा इंतजार कर रहा है। प्रियांशी ने ये सुनते ही शिवम से कहा, इस जगह वो सांसें लेता हुआ नजर आना चाहिए। समझ रहे हो न मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप बेफिक्र रहिए श्रेष्ठ, वो आपको जिंदा ही मिलेगा, शिवम ने थोड़ा झुककर कहा। फिर उस जगह से वह उड़ान भरने ही वाला था कि सुनंदा ने उसे रोका, रुकिए। जो देख प्रियांशी की आंखें छोटी हो गई। तुम्हारे मन में भाई प्रेम जाग उठा है क्या? अगर जाग उठा है तो उसे मार दो, वरना इस दल के दरवाजे बाहर के लिए भी खुलते हैं। आप मुझे गलत समझ रही है श्रेष्ठ, मैं तो आपसे विनती करना चाहती हूँ। मेरे भा मतलब उस समर को पकड़ने के लिए मुझे जाने दीजिए। मैंने उसे आज़ाद किया था, आज मेरी वजह से देवांश दल को इन सब मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस भूल को सुधारने का एक मौका दीजिए। सुनंदा की आंखें गीली थी, हाथ जुड़े हुए थे और शरीर कांप रहा था। प्रियांशी ने ये देख अपने गुस्से को शांत किया, फिर उसके पास चलकर आई, उसके कंधे पर हाथ रखकर गहरी आवाज में बोली, उसने जो कुछ किया है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कुछ लोग नाले के सुअर होते हैं, उन्हें कितना भी साफ कर लो, कितना भी अच्छा खाने के दो, अंत में वो नाले में ही जाते हैं। उनकी प्रकृति ही इस तरह की होती है। प्रियांशी ने उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर किया, आंखों में आंखें डालकर बोली, फिर से कहती हूँ, मुझे वो सांस लेता हुआ इस जगह नजर आना चाहिए। प्रियांशी ने उसके आंसुओं को साफ किया। सुनंदा ने उसके हाथों को पकड़कर दृढ़ता से कहा, आपको वह जिंदा मिलेगा, इस चीज का आश्वासन देती हूँ। प्रियांशी ने हल्के से सिर हिलाया। सुनंदा ने सबको एक नजर देखा, फिर उस जगह से उड़ान भरकर निकल गई। दूर से इसका पीछा करो, बाकी तुम समझदार हो। प्रियांशी की बात पर शिवम ने अपना सिर हिलाया, फिर सबकी नजरों के सामने उस जगह से चला गया। अंडस्को कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन। सुनंदा इस जगह से जा चुकी थी। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इस चीज से हर कोई अनजान था। पर प्रियांशी इस बार उस समर को माफ करने के पक्ष में नहीं थी। अब करण ने भी उसे आके उसे जाने के लिए कहा, तब वह उसकी भी नहीं सुनने वाली थी, इसीलिए उसने शिवम को उसके पीछे भेज दिया था। राजवीर ने गंभीर लहजे में कहा, इनके साथ और भी लोग होंगे, हमें उन्हें भी पकड़ना होगा। टकला बॉस और बुढ़िया काकी ही सिर्फ काफी नहीं थी, उन्हें उस हर शख्स को पकड़ना था जो इस कांड से जुड़ा हुआ था। मुझे नहीं लगता अब ऐसा कुछ होगा, फिर सतर्कता रखना जरूरी है। बाकी आप लोगों का आपसी मामला है, यकीन है आप उसे संभाल लोगे। कामना को उस जगह और रुकना सही नहीं लग रहा था। ये केस उन लोगों ने साथ में शुरू किया था और साथ में ही इसका अंत भी किया। कामना और धरती मुड़कर उस जगह से जाने ही लगे थे कि उनकी नजर कनक पर पड़ी, जो राजवीर को एक तक निहारी जा रही थी। राजवीर भी उसे ही देख रहा था। चले, कामना की आवाज सुन। कनक हड़बड़ा कर होश में आई। एक नजर राजवीर को देखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया, फिर तीनों उस शिविर से चले गए। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों में फिर से प्यार शुरू हो गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजवीर का चेहरा लाल पड़ गया। शर्म से वह उस जगह ज्यादा देर ठहर नहीं पाया और भाग खड़ा हुआ। दूसरी तरफ जंगल के एक तालाब के किनारे बोनफायर जल रही थी, जिस पर एक लड़का मांस भूंज रहा था। यह कोई और नहीं समर ही था। भूंजे हुए मांस पर उसने कुछ मसाले डाले, फिर चबा चबा कर उन्हें खाने लगा। पर वह अपने खाने को पूरा पर पाता उसे किसी की आभा महसूस हुई। पहले तो उसे लगा कि टकला बॉस या फिर वो बूढ़ी काकी होगी, लेकिन यह आभा बड़ी जानी पहचानी सी थी। समर ने हल्के से अपना सिर हिलाया, फिर उस मांस को तालाब में फेंक दिया। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने कहा, तुम इस जगह आ सकती हो, ऐसा मुझे लगा नहीं था, मेरी चोरी बहन। समर के इतना कहने के बाद ही झाड़ियों से एक फिगर बाहर निकला। वह सुनंदा थी, जो इस वक्त गंभीर लहजे के साथ समर को देख रही थी। जब मैंने तुम्हें सारा राजपाट दे दिया, तब क्यों तुम ये सब कर रहे हो? समर अंगड़ाई लेते हुए अपनी जगह पर खड़ा हुआ, फिर पलटकर सुनंदा को देखने लगा। तुमने मुझे राजपाट दिया, इसीलिए तो मैं उसे नहीं लेना चाहता। मैं कोई भिखारी नहीं जो तुमसे दान में राजपाट लूं। उस पर मेरा हक है और रहेगा, इस बात को तुम गांठ बांध लो। समर को जब सुनंदा ने आजाद करवाया था, सब कुछ उसे देकर भगा दिया था। सुनंदा को लगा था सब कुछ बस आसानी से खत्म हो जाएगा, लेकिन समर ऐसा नहीं सोचता था। उसे राजपाट तो चाहिए था।
पर किसी से मांग कर नहीं, बल्कि छीन कर। अब इसे उसका ईगो भी कह सकते थे। सुनंदा ने कठोर स्वर में कहा, चाहते क्या हो तुम? तुमने जब से मुझे आज़ाद किया है, तब से मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे तो इस वक्त अपने राज्य में होना चाहिए था, राज्य अभिषेक करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं इस जगह हूँ। कई दिनों तक इस बारे में सोचने के बाद मुझे पता है क्या पता चला। समर चलकर सुनंदा के करीब आया, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी नफरत के साथ बोला, सच तो ये कि मैं जितना प्यार सिंहासन से करता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा नफरत तुमसे करता हूँ। ये चीज मुझे काफी समय बाद महसूस हुई। तुम्हारी आंखों में आंसुओं को देखकर मेरा मन शांत होता है। तुम्हें रोता हुआ देख मुझे आनंद आता है। एक अजीब सी खुशी मेरे शरीर में उमड़ पड़ती है। जब से सुनंदा ठीक हुई है, उसी पल से समर के मन में उसके लिए गहरी नफरत ने जन्म ले लिया था। यह नफरत इतनी ज्यादा गहरी थी कि उसके आगे उसे कुछ न दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। सुनंदा को दुख देना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। बहरहाल, खुद के लिए इतनी ज्यादा नफरत देख सुनंदा को गुस्सा आने लगा। उसने शक्तियों से भर मुक्का उसके सीने पर दे मारा। समर उस हमले को पढ़ नहीं पाया और उड़ता हुआ एक पेड़ से टकराया। पेड़ बीच में से टूट गया। राजवीर ने ऐसे तैसे करके अपना संतुलन बनाया, फिर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी यह मजाल, तुम मुझ पर हाथ उठाओगी। समर ने कलाई घुमाई और एक तलवार निकाल ली। आज तुम्हें बताता हूं तुम कितनी नालायक हो। समर जमीन पर पैर पटक कर आगे आया। उसकी तलवार सुनंदा का सिर काट देना चाहती थी, पर सुनंदा ने अपनी तलवार से उस हमले को रोका। दोनों के हमले टकराए, शक्तियों का झोंका उठा। अब मैं वो कमजोर सुनंदा नहीं हूं। सुनंदा ने घुमाकर उसके सिर पर किक मारी। समर का सिर घूम हुआ। उसी पल उसके सीने पर किक पड़ी। समर लड़खड़ाकर पीछे हुआ। इसका अपनी शक्तियों पर कंट्रोल है। इसने इतना सब इतने कम वक्त में कैसे सीख लिया? प्रतियोगिता में जितना इसका तुक्का नहीं था। ये सच में ताकतवर बन चुकी है, समर मन में बड़बड़ाया। उसने शुरू से सुनंदा को कमजोर देखा था और कमजोर माना था। प्रतियोगिता वाले दिन भी उसे ऐसा ही लगा था कि सुनंदा ज्यादा वक्त तक इसीलिए टिक पाए क्योंकि उसके पास अजगर वंश कबीले का शुद्ध खून था। उसके बिना उसकी ताकत कुछ नहीं थी। पर अब वह पूरी तरह से गलत साबित हो चुका था। सुनंदा का और उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। सुनंदा उसे मच्छर की तरह मसल सकती थी। सुनंदा ने गुस्से के साथ अपने कदम बढ़ाए। मैंने तुम्हें अपना भाई माना, पिता के बाद सबसे ज्यादा प्रेम मैं सिर्फ तुमसे करती थी, पर तुम कभी इस प्रेम के लायक नहीं थे। तुमने सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता खराब नहीं किया, बल्कि एक भाई बहन का अटूट रिश्ता भी बदनाम किया है। मैंने खुद को बहुत रोका था तुम्हें कुछ न करूं, पर अब और नहीं, मैं अब और तुम्हें तबाही नहीं मचाने दूंगी। सुनंदा ने पास आकर उस पर तलवार से लगातार हमले करने शुरू कर दिए। समर ने बड़ी मुश्किल से उन हमलों का प्रतिकार किया, मगर जैसे जैसे समय गुजरा समर को अपने ऊपर भारी दबाव महसूस होने लगा। तलवार से उसके शरीर पर कई सारे कट आ गए थे। उसने भी हमले करने की कोशिश की, पर बार वह नाकाम रहा। सुनंदा उस पर पूरी तरह से हावी थी। पहले तुमने हमारे पिता को अजगर वंश कबीले का गुलाम बनाया, हमारे श्रेष्ठों को मरवाया, मुझे अजगर वंश कबीले के हाथों सौंपने की कोशिश की। इससे भी मन नहीं भरा तो तुमने देवांश दल को परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो तुमने किया था। तुम क्यों ठीक हुई? जीवन भर बिस्तर पर पड़ी रहती, तब तुम्हें भाई का भी प्यार मिलता और सब लोग आज अपने राज्य में खुशी खुशी रह रहे होते। जो कुछ भी हुआ है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। समर ने सुनंदा से दूरी बनाई, हाथों को लहराकर एक शक्ति से तैयार कर दिया, जिसमें से एक बड़ा सा हाथ निकलकर सुनंदा को दबाने लगा। सुनंदा ने तलवार को आगे करके उस हाथ को रोका। हाथ के इम्पैक्ट से सुनंदा के कदम जमीन पर धंसने लगे। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया सुनंदा, सब कुछ। तुमने जन्म भी न लिया होता तो आज हमारे पिता हमारे साथ होते, अजगर वंश कबीले के गुलाम नहीं, और मैं इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगा। समर ने अपनी ऊर्जा को जमा करके अपनी तकनीक में जोड़ दिया। इससे तकनीक की ताकत बढ़ गई। सुनंदा पर दबाव भी पहले से ज्यादा आ गया, पर वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने अपने खून का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसके पीछे एक अजगर नजर आया। उसकी फुफकार से जंगल का इलाका कांप उठा। उसकी आभा इतनी ज्यादा ताकतवर थी, जिसने उस तकनीक का दबाव भी लगभग आधा कर दिया। तुम अपने गलत कामों को मुझ पर डालकर बच नहीं सकते, सुनंदा चीखी। अजगर ने अपनी पूंछ से हाथ पर हमला किया। एक जोरदार विस्फोट हुआ। ऊर्जा पागलों की तरह बिखरने लगी। इम्पैक्ट से समर कुछ कदम पीछे हो गया। सुनंदा ठंडी निगाहों के साथ उसके पास आने लगी। इस दौरान अजगर भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। दृश्य काफी दिव्य था, पर समर के लिए नहीं। मैं इसका सामना नहीं कर सकता। समर उस जगह से उड़कर भागने लगा। बहुत देर हो गई इसके लिए समर। सुनंदा ने अपना हाथ आगे किया। अजगर लहराता हुआ समर के सामने पहुंच गया। समर अपना रास्ता बदल निकलना चाहता था, पर अजगर ने इसकी इजाजत उसे नहीं दी। एक ही हमले में समर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। आह, दर्द भरी चीख दूर तक सुनाई दी, पर उसने हार नहीं मानी। वह फिर से उठकर उस जगह से भागने लगा।
सुनंदा झट से उसके सामने पहुंच गई। पिछली बार मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन आज मैं इसकी इजाजत तुम्हें नहीं दूंगी। सुनंदा ने तलवार अपनी स्टोरेज रिंग में रखी। अपने मुख को ऊर्जा भरकर उसने समर के चेहरे पर लगातार हमले किए। समर का मुंह खून से लथपथ हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका जबड़ा टूटकर लटक गया। आंखों की पुतलियां अंदर घुस गई। हम सब ने तुमसे इतना प्रेम किया, और तुमने हम सबका मजाक बनाया। तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सुनंदा की आंखों से अविरल आंसू बहते जा रहे थे। आंखें लाल थी और सूजी हुई भी। उसका दुख उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने एक और मुक्का पूरी ताकत से मारा। समर सीधा चट्टान से जाकर टकराया। छोटा सा धमाका हुआ। समर अपनी सूजी हुई आंखों से सुनंदा को देख रहा था। मार दो मुझे, वरना एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर मरने के बाद भी इंसान कुछ पल के बाद जिंदा रहता होगा, उन पलों में भी मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरी छोटी बहन, बहुत नफरत करता हूं मैं तुमसे। तुम सोच भी नहीं सकती। समर के मुंह से बेशक खून बह रहा था, पर उसके होठों पर नफरत भरी मुस्कान थी। वह सच में बहुत ज्यादा जिद्दी था। सुनंदा उसके करीब आई, ठंडी निगाहों से उसे देखा। तुम मर तो उसी दिन गए थे, जब तुमने हमारे पिता को धोखा दिया था। जब से तो तुम बस जी रहे हैं, एक जानवर की भांति, जिसका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। सुनंदा ने एक और मुक्का जड़ दिया। समर को सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगा। थोड़ी ही देर में वह बेहोशी में चला गया। सुनंदा एक जगह खड़ी रहकर बस अपने भाई को देखती रही, जिसके कुछ पल बाद वह अपने घुटनों पर बैठ गई। फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसने आज पहली बार अपने भाई पर हाथ उठाया था। समर इस हालत में था, अगर एक थप्पड़ भी उसे और पड़ता, उसकी जान चली जाती। सुनंदा ने बेशक कुछ भी कहा हो, पर बोलने से रिश्ते खत्म नहीं होते, और न इतनी जल्दी उन्हें भुलाया जा सकता है। इस समय उसके अंतर मन में भावनाओं का तूफान उफन पड़ा था, जो उसे अकेला महसूस करवा रहा था। शिवम ये सब दूर से देख रहा था, और दिल से सुनंदा की भावनाओं को समझ रहा था। अपने प्यारे भाई पर हाथ उठाना सुनंदा के लिए बहुत कठिन था। सुनंदा को यह भी पता था, देवांश दल में समर जिंदा जाएगा, लेकिन जिंदा रह नहीं पाएगा। शिवम ने एक गहरी आह भरी, किस्मत बड़ी अजीब चीज है, गैरों को अपना बना देती है, और अपनों को एक पल में पराया। शिवम ने अपनी नम आंखों को साफ किया। कुछ घंटों के बाद शिवम देवांश दल के दरबार में था। इस वक्त उस जगह सारे श्रेष्ठ मौजूद थे। सबकी नजरें सामने पड़े हुए समर पर थी, और उसके बगल में खड़ी सुनंदा पर। प्रियांशी काफी देर तक सुनंदा के लाल चेहरे को निहारती रही। अपनी जगह पर जाओ, ये सुन सुनंदा श्रेष्ठों के सिंहासन के पास रखी कुर्सियों में से एक पर जाकर बैठ गई। प्रियांशी ने रुस्तम को इशारा किया। रुस्तम ने कुछ दवा देकर समर को होश में लाया। समर आसपास का दृश्य देख डर गया। वह भागने की कोशिश करता, पर उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। सुनंदा ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। अपनी गलती स्वीकार करते हो? प्रियांशी की गहरी आवाज दरबार में गूंज उठी। समर ने अपनी नजरें प्रियांशी पर की। उसका थूक सूख गया। प्रियांशी की मौजूदगी ही अच्छे को ठंडा कर देती थी। समर जानता था इस डायन के आगे उसका घमंड काम नहीं करेगा। मैंने ही उन लोगों को पैसा और वायरस दिया था, ताकि देवांश दल और काला भालू कबीले की आमदनी कम हो। प्रियांशी ने ठंडे स्वर में पूछा, इस काम को किसने करने के लिए कहा था? प्रियांशी को समर के मुंह से अजगर वंश कबीले का नाम सुनना था। इसे बहाना बनाकर वह अजगर वंश कबीले की पहले तो दुकान बंद करती, फिर उन सब के जीवन का शटर। सिर्फ प्रियांशी नहीं, सब इसी मंशा से समर को घूर रहे थे। मुझे अजगर वंश कबीले का नाम लेना ही होगा। शायद मुझे जीने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए, समर ने सोचा। अगर उसे मौका मिलता तब वह इस जगह से जिंदा भाग सकता था। बस उसे इसके लिए समय चाहिए था। समर ने मन बना लिया, मुझे वो वायरस देने वाले हैं। समर अपनी बात को पूरी करता, उसी पल उसके दिल में दर्द उठा। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी। नाक से खून निकलने लगा। जमीन पर गिरकर वह जोरों से तड़पने लगा। क्या हुआ इसे? प्रियांशी की आंखें छोटी हो गई। रुस्तम ने हड़बड़ाकर उसकी जांच की, पर उसकी जांच पूरी होने से पहले ही समर की सांसें टूट गई। उसका शरीर पूरी तरह से शांत हो गया, और दरबार में फैल गया सन्नाटा। सब एक दूसरे के मुंह तक रहे थे। भाई, सुनंदा भागकर समर के पास पहुंची। उसका शरीर कांप रहा था। यह मर गया। रुस्तम ने अपनी जांच करके अपना सिर हामी में हिलाया। सुनंदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अपने भाई की लाश देख उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। अब वह कैसा भी था तो उसका भाई ही ना। अपने भाई के जाने का दुख स्वाभाविक था उसके लिए, पर बाकी सब हैरान और भ्रमित दोनों थे। यह मर कैसे गया? प्रियांशी ने सवाल किया। इस पर रुस्तम ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन की वजह से इसकी मौत हुई है श्रेष्ठ। कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन? प्रियांशी ने दोहराया। उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। वह और बाकी सब सवालिया नजरों से रुस्तम को देखने लगे।
मानो कह रहे हो तुम इस 1274 to 1275 सेन परिवार अपने अंत के नजदीक। कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन का जिक्र सुन सब रुस्तम से इस बारे में जानना चाहते थे। यह एक जहर ही होता है, लेकिन इसमें एक खास चीज है। ये जहर उन्हें दिया जाता है जिनसे किसी तरह का समझौता हुआ हो। ये जहर समझौते के हिसाब से असर करता है। जब जहर खाने वाला अपना समझौता तोड़ने की कोशिश करता है, उस समय ये जहर उसे जान से मार देता है। ये सुनकर सब चौंक गए। ऐसा काम तो कोई अपने गुलामों के साथ कर सकता है। आखिरकार अजगर वंश कबीले से आशा भी यही थी। प्रियांशी अपनी जगह से खड़ी हुई। वो नाखुश थी, इसकी वजह साफ थी। उसे अजगर वंश कबीले पर आक्रमण करना था, पर इस जहर ने उसकी इस मंशा को पानी में बहा दिया। उसने सख्त भाव में आदेश दिया, सतर्कता बनी रहेगी, अजगर वंश कबीले के लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। टकला बॉस और उस बूढ़ी काकी को मौत की सजा सुनाई जाती है। प्रियांशी ने रुस्तम को देखा, जल्द से जल्द बीमारों का करो, जो भी हमारे लोग बाजार में काम करने वाले हैं उन्हें सलाह दो, जरूरी चीजें दो, जिससे उन्हें इस वायरस से बचाया जा सके। सबने अपना सिर हिलाया। प्रियांशी ने एक नजर सुनंदा को देखा। सुनंदा इस वक्त बस अपने भाई की लाश को देखकर गुम थी। उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। सब इस बात से अनजान नहीं थे, मगर किसी ने भी उसे इस समय जाकर रोका नहीं। उसका दर्द आंसुओं के साथ निकल जाए, यही सबकी आशा थी। इन सब से कुछ दूर अजगर वंश कबीले का बाजार इस समय गुन्नार संभाल रहा था। ये वही गुन्नार था जो प्रतियोगिता वाले दिन सुनंदा से लड़ रहा था। इसने लगभग सुनंदा को हरा भी दिया था। गुन्नार के साथ उसका मित्र भवन राणा भी था। भवन राणा अजगर वंश कबीले का अगला उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में था। हालांकि अब तक किसी ने भी इस बात को कहा नहीं था, पर सब समझते थे भवन राणा ही छोटा लीडर बन सकता है। इस समय भवन राणा थोड़ा परेशान था। हमारा दिया गया जहर जागृत होकर खत्म हो गया, मतलब वह लड़का पकड़ा गया। हमारी इस योजना को उस कमीने ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। तुम इतना दुखी मत हो भवन, हम इसका भी इलाज जरूर निकाल लेंगे। हम बेशक उनका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए, फिर भी हमने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। यही हमारी जीत है, इस जीत को छोटा मत समझो। गुन्नार ने समझाने की कोशिश की, मगर भवन के लिए ये जीत कोई मायने नहीं रखती थी। इसका सीधा सा लॉजिक था, उसे अपने कबीले के लिए कुछ बड़ा करना था, जिससे उसका पद और भी ज्यादा पक्का हो जाए। तुम नहीं समझ रहे गुन्नार, उस जीत से लीडर को खुशी की जगह निराशा होगी। हमें कुछ और बड़ा करना होगा। भवन चलकर शिविर में बनी खड़ी के पास आया। आसमान में चमक रहे चांद को देखने लगा। पर मैं जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मैं उतावला नजर आने लगूं, बल्कि मैं एक सही अवसर का इंतजार करूंगा, और मेरा लक्ष्य होगा उस लड़की को अपने लीडर के सामने प्रस्तुत करना है। भवन राणा इस जगह उस सुनंदा की बात कर रहा था। अगर उसने सुनंदा को अपने लीडर के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब पूरा कबीला उसकी सराहना करेगा और वह अपना पद मजबूत कर पाएगा। बहरहाल एक तरफ योजनाओं पर योजनाएं बन रही थी, दूसरी तरफ उत्तरी हिस्से का हाल खराब होता चला जा रहा था। कल्याण शहर में अब तक खबर पहुंच चुकी थी, उन पर हमला होने वाला है। सेन परिवार के लीडर कमान सेन ने फॉर्मेशन से शहर के चारों तरफ कवच बना दिया था। आम नागरिकों को एक सुरक्षित जगह पर लाकर रखा गया था, युद्ध के दौरान उनको कुछ न हो जाए इस वजह से। लीडर कमान सेन अपने महल की छत पर थे। उनके आजू बाजू में उनके बच्चे थे, आशीष सेन की पत्नी देवजानी सेन। बाकी सारे श्रेष्ठ महल के चारों तरफ बिखरे हुए थे। सबके चेहरे पर गंभीर भाव थे। महल के ऊपर के बूढ़ा आदमी आलती पालती बांधकर हवा में बैठा था। उसके शरीर से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ये सेन परिवार के पूर्वज थे, जो चक्रवर्ती सम्राट के दूसरे चरण पर पहुंच चुके थे। अब सब कुछ इन पर ही निर्भर था। सेन परिवार इतिहास बजाएगा या इतिहास बन जाएगा। महल के अंदर बड़े से हॉल में सेन परिवार के कमजोर लोगों को ठहराया गया था। इनमें से एक मोना सेन भी थी। करण ने इसी लड़की का इलाज किया था महायुद्ध मैदान में जाने के लिए। मोना सेन करण की सबसे बड़ी फैन थी, हालांकि उसके मन में प्रेम भी था। उन सब की सुरक्षा के लिए मायरा सेन भी मौजूद थी। वही मायरा जिसने करण को मोना का प्रेमी बनने के लिए विनती की थी, ताकि मोना अपने बचे हुए दिन खुशी के साथ बीता पाए। बहरहाल तुम्हें डर लग रहा है, मायरा ने मोना को देखा। मोना ने हल्के से सिर हिलाया। युद्ध होने वाला है, डर तो लगना ही है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मेरे कमरे में उन सब पेंटिंग को लाने दो मुझे। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जीते मर जाऊंगी। पेंटिंग से ज्यादा जरूरी है तुम सबकी जान। लीडर ने 2 आदेश दिया है, उसका पालन करो। अपने दादा के खिलाफ जाना चाहती हो तुम? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन मोना रुक गई। मायरा ने सिर हिलाया। हाँ जानती हूँ, उस जगह लवलीकरण की पेंटिंग है जो तुमने बनाई है। तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। 50 बार यह बात अब तक कह चुकी हो। तुम्हें पता है, अब मेरे सिर में दर्द होने लगा है। मोना ने अपना सिर झुका लिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल रो देगी। ओहो ठीक है,
अभी लेकर आती हूँ, अपनी जगह से हिलना मत। करण पगलू कहीं की। मोना का चेहरा खिल उठा, तुम सबसे प्यारी हो। मस्का कर लगाओ। मायरा ने एक गहरी सांस ली। वह उस कमरे के लिए आगे बढ़ी। पर तभी उसे और बाकियों को शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ। वह लोग आ गए। मायरा के माथे पर शिकन आ गई। इधर कमान सेन और बाकियों ने कवच के बाहरी इलाके में देखा। वहां पर आयाम में एक दरार पड़ी। फिर कुछ ताकतवर फिगर उसमें से बाहर आए। वह सब कुल 10 लोग थे, जिनमें से आगे थे 2 ताकतवर शख्स, जिनमें से एक को करण बड़ी आसानी से पहचान लेता। ये जहरीले विनाश दल का लीडर था, जिसके शरीर से जहरी ऊर्जा फूट रही थी। उसका स्तर हाफ चक्रवर्ती सम्राट के चरम पर था। किसी भी दिन वह पूरा चक्रवर्ती सम्राट बन सकता था। पर उसके साथ वाला एक असली चक्रवर्ती सम्राट था। इस समय वह दूसरे चरण पर था। हालांकि उसका और सेन परिवार के पूर्वज का स्तर एक समान था, फिर भी दोनों में एक बड़ा अंतर था। ये शख्स काफी सालों से इस स्तर पर था, जबकि पूर्वज कुछ वक्त पहले ही इस स्तर पर आए थे। इस आदमी का नाम था राजगुरु, शुद्ध शक्ति दल का तीसरा श्रेष्ठ, जिसे आज सेन परिवार का अंत करने के लिए भेजा गया था। पूर्वज अपनी जगह पर खड़े हो गए। राजगुरु, शुद्ध शक्ति दल हमें काफी सम्मान देता है, इसीलिए अपने तीसरे श्रेष्ठ को भेज दिया। इस सम्मान के लिए अपने लीडर को धन्यवाद करना। अगर आज जिंदा बचकर चले गए तो। पूर्वज एक लंबे समय से इन लोगों से लड़ना चाहते थे, हालांकि इन हालतों में नहीं जहां पर उनका परिवार दांव पर लग जाए। पर अब जो कुछ भी था, उन्हें अपने परिवार को बचाना था। राजगुरु ने हल्की मुस्कान दी। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनकर घमंडी हो गए हो। मैं तो तुम्हारा नाम भी भूल गया। अर्जा बीत गया तुमसे मिले हुए। खैर। राजगुरु ने उस कवच के ऊपर नजर आया। इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करके शुद्ध शक्ति दल के आगे अपने घुटने टेक दो। अपने खून की कसम खाओ, तुम और तुम्हारा सेन परिवार शुद्ध शक्ति दल के लिए वफादार रहेगा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा एक भी आदमी मारा नहीं जाएगा, और न इस शहर का बाल भी बांका होगा। राजगुरु को उसके लीडर ने सख्त हिदायत थी। जितना कम शहर का नुकसान जो उतना अच्छा होगा। अगर उनकी लड़ाई से इस जगह धमाके हुए, ये तो पक्का था कल्याण शहर का इसमें बहुत नुकसान होगा, और लीडर को ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। उसका प्रस्ताव सुन लीडर कमान सेन और की आंखें गुस्से से लाल हो गई। कमान सेन उड़कर अपने पूर्वज के पास आए। सेन परिवार कोई कुत्ता नहीं है, शेर है। हाथ लगाओगे, जान से जाओगे। मौत से डर हमें न पहले था और न अब है, कमान ने दहाड़े। पूर्वज बेशक सेन परिवार के सबसे बड़े आदमी थे, मगर सारे फैसले लेने का हक सिर्फ कमान सेन के पास था। इस जगह कमान सेन अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते, पूर्वज को भी मजबूरन शुद्ध शक्ति दल के आगे झुकना पड़ता। पूर्वज को अपने लीडर पर गर्व था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुन लिया तुम लोगों ने, अब जो करना है वह कर सकते हो, हम भी तैयार है। राजगुरु निराशा में अपना सिर हिलाने लगा। जहरीले विनाश दल का लीडर उसके पास आया। आप बेवजह इन कीड़ों को मौका दे रहे थे। अब हमें वही करना चाहिए जो हमें करना है। सही कहा आपने, राजगुरु ने आह भरी। तोड़ दो इसे कवच को। ये सुनकर लीडर ने अपने लोगों को इशारा किया। सेन परिवार के लोगों ने उस दिशा में देखा। वहां पर एक मशीन थी, जोड़ने वाले मंच पर रखी हुई थी। मंच के साथ कुछ बेड़ियां थी, जिन्हें खींचकर वह लोग उस मशीन को कवच के करीब लाए। मशीन का आकार तोप जैसा था। उसका मुंह एक बड़े कुएं जैसा था। मजबूती इतनी ज्यादा कि उसे ऊंचाई से गिरा भी दिया जाए, तब भी उसका कुछ खास नुकसान नहीं होगा। राजगुरु उन लोगों के चेहरे पढ़कर मुस्कुराते हुए बोला, यह एक मिडिल लेवल का ग्रेड 5 का जादुई हथियार है। इसे एक हाई लेवल तिलिस्मी कारीगर ने बनाया है। इसका इस्तेमाल खासकर फॉर्मेशन कवच तोड़ने के लिए होता है। यह एक बार में 100 चक्रवर्ती सम्राट की ताकतों को कंप्रेस करके एक हमला तैयार करता है। इसे लीडर ने खास तुम लोगों के लिए भेजा है। वह सच में तुम्हारा काफी सम्मान करते हैं। सबको लेकर इस जगह से जाओ, पूर्वज ने कमान से कहा। उनके माथे पर चिंता की सिलबट्टे थी। कमान सेन और बाकियों की हालत भी खराब हो गई। लीडर हंस पड़ा, अब बहुत देर हो गई। पूर्वज फिर अपने लोगों पर चिल्लाया, हमला। एक आदमी जो 7वें चरण का महासम्राट था, इसका नाम गाला था। उसने मशीन को टारगेट की तरफ घुमाया। उसे चालू करने के लिए कुछ बटन थे, जिन्हें दबाकर उसने मशीन को एक्टिवेट कर दिया। मशीन तेजी से चार्ज होने लगी। इस दौरान आसपास के लोगों पर भारी दबाव पड़ने लगा। मशीन में एक एक करके अलग अलग रोशनियां जगमगाने लगी। पूर्वज ने ये सब देख अपने महल के आगे शक्तियों से बना खुद का कवच बनाया। कमान सेन और बाकियों ने भी ऐसा ही किया। उन सब के माथे से पसीना बहने लगा था। उसी पल मशीन ने अपना वार किया। उसकी नली से एक बड़ी सी शक्तियों की धार निकली। वह इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी, जहां से भी गुजरी उस जगह का आयाम फट गया। जमीन थरथरा उठी, चारों तरफ उसी का प्रकाश छा गया। ऐसा लगा मानो आसमान से परमाणु मिसाइल छोड़ दी हो। तभी वह धार कवच से टकराई। सिर्फ 10 सेकंड ही वह उस हमले को रोक पाए, और फिर कांच के की तरह टूट गई। जो लोग उस फॉर्मेजन को चला रहे थे, खून की उल्टियां करते हुए बेहोश हो गए। धार इतने पर नहीं रुकी। उसने फॉर्मेशन कवच तोड़ने के बाद
बाकियों के बनाए गए कवच भी तोड़ दिए। सबके चेहरे खौफ से भर उठे। धार महल पर जाकर गिरी। बूम! जोरदार विस्फोट हुआ। आधा महल खंड में तब्दील हो गया। सेन परिवार के आधे से ज्यादा लोग खून की उल्टियां करते हुए दूर जाके गिरे। उनमें से 100 से भी ज्यादा लोग मौके पर मारे गए। कमान सेन जख्मी होकर खंड महल पर गिरे। आशीष सेन हड़बड़ाकर अपने पिता के पास पहुंचे। पिताजी, पिताजी! आशीष सेन की आंखें नम हो गई। कमान सेन खून से लथपथ थे। अभी मरा नहीं हूं मैं, कमान सेन अपनी जगह पर खड़े हुए। आशीष सेन और बाकियों ने आसमान की तरफ देखा। जहां पर पूर्वज खड़े हुए थे, उन लोगों ने उस हमले का ज्यादातर असर अपने ऊपर ले लिया था। वरना आज सेन परिवार इसी एक हमले से खत्म हो जाता। पूर्वज, मोना और बाकी सब महल से बाहर आ गए थे। अच्छा ही हुआ था वह बाहर आ गए थे, क्योंकि जिस जगह पहले हॉल हुआ करता था, अब वहां बस मलबा बचा था। इस दौरान उन सब के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। राजगुरु और लीडर के होठों पर मुस्कान आ गई। राजगुरु उड़कर पूर्वज के सामने आ गया। पूर्वज अपने मुंह से बह रहे खून को साफ कर रहे थे। अपने सामने राजगुरु को देख उन्होंने नीचे हुई तबाही को देखा। आक्रोश से उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने दहाड़ते हुए अपनी तलवार निकाली। तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया, पूर्वज ने जब तलवार से हमला किया। राजगुरु उड़कर बादलों में पहुंच गया। इस जगह आके लड़ो, क्यों अपनी वजह से सबको मौत के घाट उतरवाना चाहते हो। राजगुरु और पूर्वज कल्याण शहर के नजदीक लड़ते, तब तबाही काफी ज्यादा हो जाती। राजगुरु ऐसा नहीं चाहता था। कल्याण शहर बहुत बड़ा शहर था। यहाँ पर भरपूर रिसोर्स थे। उनका नुकसान लीडर सहन नहीं करेंगे। पूर्वज भी ऐसा नहीं चाहते थे। ज्यादा नीचे लड़ाई हुई, तब उसकी आभा से उसके ही लोग मारे जाएंगे। आप जाए, मैं और बाकी सब इन लोगों को संभाल लेंगे। कमान सेन दृढ़ थे। हाथों में तलवार लिए वह जानलेवा नजरों से लीडर को देख रहे थे। पूर्वज ने सिर हिलाया, फिर एक गहरी सांस लेकर वह बादलों में पहुंच गए। अगली पल बादलों में धमाके सुनाई देने लगे। रंग बिरंगी रोशनियां पल पल चमक उठती। जहरीले विनाश दल का लीडर कमान सेन के सामने आया। होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान, आंखों में हिकारत। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, जीतने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? भीख मांगेंगे की कोशिश। लीडर उसका मजाक बना रहा था और अपने ही मजाक पर हंस भी रहा था। कमान सेन ने बातों में वक्त नहीं गवाया। अपनी तलवार में शक्तियां चैनल करके सीधा हमला कर दिया। कमान सेन बहुत अच्छे लड़ाकू थे, मगर उस हमले के असर से बुरी तरह जख्मी थे। उनकी ताकत आधी हो गई थी। इस वजह से उनके हमले उस तरह से नहीं चल रहे थे जिस तरह से चलना चाहिए था। मगर आज उनके परिवार के अस्तित्व का सवाल था। अपनी आखिरी सांस तक वह लड़ने वाले थे। लीडर इस वक्त उनके हमलों को बड़ी आसानी से टैकल कर रहा था। उसके रेलफेल्स काफी ज्यादा अच्छे थे। कमान सेन के कई हमले तो उस तक पहुंच भी नहीं पाते। तुम बूढ़े हो गए हो कमान सेन, अब तुम्हारे अंत की घड़ी है। इसे स्वीकार करो और मर जाओ। लीडर ने किक से कमान सेन का एक हाथ तोड़ दिया। कमान सेन खंड पड़े बने महल पर जाकर गिरे। अंडस्को! करण जिंदा होता तो जरूर आता। जहरीले विनाश दल के लीडर ने बड़ी आसानी से कमान सेन का एक हाथ तोड़ दिया। कमान सेन खंडहर पर पड़े हुए थे। उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लीडर बेहरमी भरी मुस्कान के साथ उनके पास आने लगा। मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया था। मैं बयां नहीं कर सकता इस समय मेरे अंदर कितनी खुशी उमड़ रही है। आज मैं अपने सालों पुराना सपना सच करूंगा। कल्याण शहर को अपने कब्जे में करके सेन परिवार का पूरा अंत करूंगा। लीडर ने मुक्का बनाकर कमान सेन पर दे मारा। कमान सेन की कुछ हड्डियां चटक गईं। उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। पिताजी! आशीष सेन दौड़कर उस जगह आया। लीडर ने जब दोबारा से कमान सेन पर हमला किया, तब आशीष सेन ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे पिता को मारने लायक नहीं हो। आशीष सेन ने अपने दूसरे हाथ से लीडर पर हमला कर तो दिया, पर लीडर बड़ी आसानी से बच गया। बल्कि लीडर ने उसके सीने पर मुक्के से हमला किया। आशीष सेन सिर्फ सम्राट स्तर पर था। वह भला इतने ताकतवर आदमी का वार कैसे सहन करता। बिल्कुल किसी रॉकेट की भांति वह दूर जाकर गिरा। पापा, मैं आ रही हूँ। मोना अपने पापा के पास पहुंची। सहारा देकर उन्हें खड़ा किया। लीडर ने उसे नजरअंदाज करके अपनी नजरें कमान में पर की। तभी उसके शरीर पर कमान सेन का मुक्का पड़ा। लीडर को इस हमले का अंदाजा नहीं था, इस वजह से वह इसका प्रतिकार न कर सका। कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। कमान सेन बड़ी मुश्किल से खड़े हुए। उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा था, तब भी उनकी आंखों में दृढ़ता थी और चेहरे पर गुस्सा। आशीष सेन और मोना को उनके लिए बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन उन्हें इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल उन पर हमले होने लगे। इधर लीडर ने अपने सीने पर हाथ फिराया। तुम सच में बहुत कमजोर हो कमान सेन। अब तक तुम लीडर बने कैसे रहे सेन परिवार के? लीडर बनने के लिए शक्तिशाली होना इतना जरूरी नहीं, पर यह बात तुम कभी समझ नहीं पाओगे। जो अपने लीडर को मारकर उसकी सत्ता हासिल करके बैठा हो, वह लीडर होने का असली मतलब समझ ही नहीं सकता। कमान सेन ने अपने सही वाले हाथ से तलवार को कसके पकड़ा।
वह आज या तो इसे मार देंगे या फिर खुद अपनी जान दे देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। लीडर ने बड़ी ध्यान से सारी बातें सुनी। कुछ पल कमान सेन को घूरने के बाद उसको जोरों से हंसी आ गई। हा 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 हा। तुम कितने मजाकिया हो कमान सेन। फिर एकदम से उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गए। तुम लीडर बनाए गए हो। मैं खुद की मेहनत से लीडर बना हूं। मुझसे बेहतर लीडर बनने का मतलब कोई नहीं समझ सकता। बस इतना ही फर्क है तुम में और मुझ में। कमान सेन दांत पीसते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सिर्फ तलवारबाजी से वह लीडर को हरा नहीं सकते थे। उन्होंने कई बार कोशिश की, पर हर बार लीडर ने उनके हमलों को विफल करके उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये मुकाबला एक तरफा था, इसमें कोई शंका नहीं थी। मोना अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर आसपास हो रहे खून खराबे को देखकर कांप रही थी। उसके लोग एक एक करके मरते चले जा रहे थे। उनके शव जमीन पर गिरते चले जा रहे थे। बच्चे हो या कोई बड़े, किसी पर किसी भी तरह का रहम नहीं किया जा रहा था। उसी पल मोना के सामने एक योद्धा आ गया। उसने बिना ज्यादा सोचे मोना पर अपने खंजर से हमला कर दिया। मोना डर कर भागने लगी, तब भी खंजर उसकी पीठ चीर गया। मोना को असहनीय दर्द उठा। उसका पैर एक शव से टकरा गया। अपना संतुलन खोकर वह जमीन पर गिर पड़ी। इससे उसके मुंह पर बड़ी जोर से चोट लगी। पर मोना जानती थी यह चोट कुछ भी नहीं है। उसकी जान खतरे में थी। वह जल्दी से खड़ी होकर भगाने की कोशिश करने लगी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। वह ज्यादा दूर जा पाती। खंजर वाला योद्धा दोबारा से उसके सामने आ गया। उसने मोना के गाल पर थप्पड़ मारा। मोना जमीन पर गिरकर खून उगलने लगी। आदमी ने अपने खंजर से दोबारा हमला किया। इस बार किया गया हमला सीधा दिल पर था। इस हमले के बाद मोना अपनी जान खो देती। मोना की आंखों के सामने मृत्यु नजर आने लगी। उसका गला सूख गया। वह खंजर स्लो मोशन में उसके नजदीक आया, लेकिन वह उसके लगता इससे पहले ही उस आदमी की गर्दन उड़ा दी गई। मोना की नजरों के सामने वह आदमी शव बनकर उस पर ही गिर पड़ा। तब एक हाथ ने उस शव को उठाकर दूर किया। तुम ठीक हो? जानी पहचानी आवाज सुन मोना के दिल को तसल्ली मिली। असल में उसकी जान बचाने वाली मायरा थी। उसने अपना हाथ आगे किया। मोना पकड़कर खड़ी हुई। थोड़ी सी भी देर करती तो मैं ठीक नहीं मिलती। मोना का चेहरा रोने जैसा था। किसी भी पल वह रो सकती थी। उसने पहले कभी इतना खून खराबा नहीं देखा था। बचपन से ही बेचारी व्हीलचेयर पर थी। हाथों में उसने तलवार की जगह पेंटिंग ब्रश पकड़ा, लेकिन आज उसे पता चल रहा था उसके पुराने दिन आज उसके लिए बोझ बन गए थे। अगर वो कभी विकलांग न होती तो आज वह भी एक योद्धा होती, बिल्कुल अपनी बहन मायरा की तरह। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना ख्याल रखो, मेरे साथ रहो। मायरा ने उसके सिर पर हाथ फिराया। हालांकि वह ऐसा जरूर कह रही थी, मगर उसकी पीठ पर कई सारे जख्म आए थे। खून पानी की तरह रस रहा था। हालत उसकी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसी पल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। मायरा और बाकियों ने अपनी नजरें उस आवाज वाली दिशा पर की। सेन परिवार की आंखें चौड़ी हो गई। पापा पापा। मोना का शरीर ठंडा पड़ गया। मायरा की तलवार भी कांप उठी। उसका शरीर बेजान होने लगा। कमान सेन और बाकी लोगों के दिल दहल उठे। जहरीले विनाश दल का हाल अपने हाथ में एक सिर लिए खड़ा था। सिर से अविरल खून बह रहा था। उससे जुड़ा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा था। और यह कोई और नहीं आशीष सेन था, मोना का पिता, कमान सेन का बेटा, और अगला सेन परिवार का लीडर। उसे गाला ने बड़ी बेहरमी से मार डाला था। पापा। मोना चीखी। वह दौड़कर उस जगह जाने लगी, पर मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। चली जाओ यहां से, बहुत दूर चली जाओ। मायरा ने मोना को पीछे खींचा। तुम। मोना को बात भी पूरी नहीं करने दी मायरा ने। सेन परिवार का अंत होने वाला है। तुम सेन परिवार की अंतिम आशा हो। तुम जीवित रहोगी, हमारा सेन परिवार जीवित रहेगा। जाओ जाओ। पापा को मार दिया पापा। मोना गिड़गिड़ा उठी। मायरा ने अपना थूक गटका। दिल पक्का करके उसने सख्ती से कहा, चली जाओ, तुम्हें हम सबकी सौगंध है। सेन परिवार को अस्तित्व बचा लो। जाओ, कृपया करके जाओ। मायरा ने जोर दिया। मोना सेन परिवार की कोर सदस्य थी। उसके अंदर मायरा से ज्यादा शुद्ध खून था। उसका जिंदा रहना बेहद जरूरी था। मोना जाना तो नहीं जाना चाहती थी, पर जब उसने अपने दादा को देखा, जो लीडर से अविरल मार खा रहे थे, किसी भी पल उनकी जान चली जाने वाली थी। उसकी मां सदमे में थी। अपने पति की मृत्यु से वह पागलों की तरह लड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। बादलों के पार भी ज्यादा देर पूर्वज राजगुरु को रोक नहीं पाएंगे। वह पहले ही उस मशीनी हमले से जख्मी थे। उनके पास राजगुरु को हराने की शक्ति नहीं थी। सेन परिवार के लोग भी एक एक करके जमीन पर गिर रहे थे। साफ था, सेन परिवार का आज अंत निश्चित था। जाओ। मायरा ने उसे धक्का दिया। मोना को उस जगह से जाना नहीं था, मगर उस जगह रुककर वह और लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसके कदम पीछे होने लगे। लोगों की चीखों के बीच वह उस जगह से दौड़कर जाने लगी। उसकी आंखों से मोतियों की भांति आंसू गिर रहे थे।
उसका दिल जानता था वह कितनी हिम्मत करके उस जगह से जा रही थी। पर वह ज्यादा दूर जाती तभी उसकी नज़र अपने कमरे पर गई, जो तबाह होने से बच गया था। अपने कमरे का ख्याल आते ही उसे उसके अंदर रखी हुई करण की पेंटिंग याद आई, जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। उसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी। मोना के कदम बिना उसकी इजाजत के कमरे की तरफ घूम गए। उसके दिल कह रहा था, पेंटिंग को ले ले, पेंटिंग को ले ले। मायरा को यह देखकर समझ नहीं आ रहा था, वह मोना के गाल पर थप्पड़ लगाए या फिर उसके प्यार को सराहे। पर उसे इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि उसके बगल से उड़ता हुआ निकला गाला, तुम इस जगह से जिंदा जाने की सोच भी कैसे सकती हो लड़की। मायरा सकते में आ गई, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। उसने चिल्लाते हुए अपनी तलवार को लहराया। उसी पल उसके पीछे 6 शक्ति चक्र बनकर तैयार हो गए, जिनमें से निकले बड़े बड़े हाथ, जिनके पास थी बड़ी विशालकाय हरे रंग की तलवार। उन सब ने एक साथ हवा में तलवार को घुमाया। 6 अटैक हवा को चीरते हुए गाला के पास आने लगे। गाला ने जब ये देखा तब उसने खुद की गति को रोका, अपनी दिशा को बदला, अपने हाथों में जहर के छोटे गोले बनाए, जिन्हें उन अटैक पर छोड़ दिया। एक साथ 6 धमाके हुए। इम्पैक्ट से उस जगह की जमीन कांप उठी। शक्तियों की लहर जाकर मोना से टकराए। उड़ती हुई वह दरवाजा तोड़ते हुए अपने कमरे में आ गिरी। जहां वह गिरी, उसके सामने एक बड़ी सी पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक लड़का बड़े से बीस्ट पर खड़ा था, हाथ में तलवार लिए अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को देख रहा था। उसके क्रोध से आसमान में बिजलियां चमक रही थी। मोना ने उस पेंटिंग को उठाया, और जब कमरे से बाहर निकली, उसने देखा उस गाला ने अपनी पंच तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके पीछे एक जहर से बना कोई बीस्ट था। उसका पंच लगते ही मायरा की तकनीक टुकड़े टुकड़े हो गई। अब भला एक साथ में चरण के महासम्राट की ताकत, एक चरण वाला महासम्राट थोड़ी ने झेल सकता था। बस एक ही हमले में मायरा की कई सारी हड्डियां टूट गई। अगले ही पल वह अपने घुटनों पर आ गई, जमीन पर हाथ रख के खून की उल्टियां करने लगी। बड़ी कमजोर हो गाला ने बड़ी बेहरमी से अपनी किक से मायरा को जमीन पर लेटा दिया। उसके सिर पर गहरा जख्म आ गया। वह अपनी अंतिम सांस गिन रही थी, पर अब भी उसकी नजर मोना पर थी। हाथ के इशारे से वह उसे दूर जाने के लिए कह रही थी। मोना का दिल रो रहा था। उसने पूरी हिम्मत की और उड़ान भरकर उस जगह से जाने लगी। गाला ने ये देख लिया, वह उसकी तरफ जाने लगा, मगर मायरा ने उसके पैरों को पकड़ लिया। वह अपनी आखिरी कोशिश कर रही थी। काश ये कोशिश ज्यादा देर चल पाती। गाला ने अपनी दूसरी लात से मायरा का सिर फोड़ दिया। मायरा की नाक टूट गई। उसके हाथ कमजोर हो गए। गाला ने झटके से अपने पैर अलग किए। उसको बचाने के लिए इतना सब करके कोई मतलब नहीं। उसका अंत आज निश्चित है। सेन परिवार की नस्ल खत्म करनी है। एक भी सेन इस जगह से बचकर नहीं जा सकता, गाला दहाड़ा। मोना अब भी उड़ी ही रही थी कि उस पर महासम्राट गाला की आभा का दबाव पड़ा। मोना इसे सहन न कर सकी, सीधा जमीन पर आकर गिरी। आह, मोना की चीख निकल गई। कमान सेन ये देख बहुत ज्यादा घबरा गए। नहीं, वह मोना के पास जाने लगे, लेकिन लीडर के एक ही हमले में वह जमीन पर चीत हो गए। तब भी अब रेंगते हुए मोना के पास जाने की कोशिश करने लगे। लीडर ने उनकी पीठ पर पैर रख दिया। खत्म कर दो उस लड़की को, बड़ी जान बसती है इनकी उसमें, लीडर ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया। देवजानी अपनी बेटी की ऐसी हालत देख अपने होश में आई बच्ची। वह भागकर उसके पास जाने लगी, पर बाकी लोगों ने उसका रास्ता रोक दिया। उस पर अविरल हमले करने लगे। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेशक मोना की खास बहन नहीं थी, मगर शुरू से उसने उसे अपनी सच्ची बहन माना था। सिर्फ वही नहीं बल्कि मोना भी उसे अपनी बड़ी बहन मानती थी। गाला भारी कदमों के साथ मोना के पास आया। मोना उसके दबाव के चलते हिल तक नहीं पा रही थी। तुम जाने से पहले क्या लेने गई थी, जरा मैं भी तो देखूं, गाला ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से पेंटिंग को छीन लिया। फिर पेंटिंग को ध्यान से देखने के बाद उसने मोना को देखा, जो अब भी उस पेंटिंग को लेने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। गाला जोरों से हंस पड़ा, हा 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 हा। लीडर, ये तो उस हराम जादे करण की तस्वीर है। उसे मरे हुए लड़के के लिए यह इतना मर रही है। करण की तस्वीर है। लीडर के चेहरे पर नफरत उमड़ पड़ी। करण ने उसके लोगों को मार डाला था। उनकी बनाई गई योजना असफल कर दी थी। तब भी वह कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखों के सामने से वह हंसता हुआ चला गया। मार दो इसे, इन लोगों ने उस कमीने को भगवान बनाकर रखा है। लीडर का आदेश सुन गाला ने अपना सिर हामी में हिलाया। फिर मोना को देख बेरहमी से बोला, मरे हुए लोगों की इतनी चिंता करती हो? अगर करण जिंदा होता तो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आता है। 1276। मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। उस जगह जितने भी लोग थे, उन सब ने मान लिया था। आज मोना की मृत्यु उस गाला के हाथों हो गई है। इस वजह से उनके आंसू रुकने के लिए तैयार नहीं थे। पर जब उन्होंने किसी लड़के को अचानक से मोना के सामने खड़ा पाया, वह सब चौंक गए। खुद मोना जो जमीन पर सिकुड़ कर बैठी थी, उसने धीरे धीरे करके अपने नजरें ऊपर की। सामने उसके एक लड़का था, चेहरा बिल्कुल शांत, आंखों में नाराजगी। वह किसी चट्टान की तरह खड़ा था।
मानो किसी भी तूफान को आने से रोकने की शक्ति रखता हो। असल में ये लड़का कोई और नहीं करण था। इस समय भी वह अपने गुरु वाले भेष में था, जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। गाला और उसके साथ के लोग एक दूसरे को देखने लगे। वह इशारों से उस लड़के की पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे, पर उनमें से किसी को भी उसकी पहचान का अंदाजा तक नहीं लगा। कौन है बे तू? सेन परिवार का तो नहीं लगता। मरने चला आया है क्या? गाला ने हाथ आगे करके करण की गिरेबान पकड़ ली। वह उसे घूरकर इस तरह से देख रहा था, मानो उसे अपनी आंखों से ही मार देगा। करण के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने बाएं हाथ से उसके हाथ को पकड़ा, और इतनी जोर से पकड़ा, हड्डियों की चरमर सुनाई देने लगी। गाला ने अपना हाथ पीछे करने की कोशिश की। उसी पल करण का दायां हाथ मुक्का बनकर उसके गाल पर पड़ा। यह मुक्का इतना ज्यादा ताकतवर था, गाला को संभलने का वक्त तक नहीं मिला। हवा में किसी लट्टू की तरह घूमते हुए खंडहर में जाकर गिरा। वहां गिरकर भी टप्पा लगकर उछला, फिर से दोबारा जमीन पर गिरा। देखने वाले बस देखते रह गए। ऐसा कुछ न उन्होंने पहले देखा था और न शायद आगे देखने वाले थे। वह उस लड़के को जानते नहीं थे, पर उसका स्तर साफ देख सकते थे। वह बस चौथे चरण का महासम्राट था, जबकि गाला 7वें चरण का महासम्राट। दोनों में शक्ति का बड़ा अंतर होना चाहिए था, मगर उस लड़के के मुके में गाला जैसा योद्धा धूल चाटने पर मजबूर हो गया। सब दंग नजरों से करण को देखने लगे, जो इस वक्त मोना को हाथ देकर खड़ा रहा था। करण ने मोना की पीठ को देखा, जहां से अविरल खून बह रहा था। शरीर के किसी न किसी अंग पर गहरी चोट थी। इतनी मार खाने के बाद भी मोना ने पेंटिंग को अपने सीने से लगा रखा था। करण ने उस पेंटिंग को देख अपनी नजरें मोना पर की। एक पेंटिंग के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? करण शांत था, पर उसे मोना की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मोना यह नहीं जानती थी सामने वाला कौन है, मगर उसका दिल कह रहा था ये लड़का उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, या ये पेंटिंग लवली करण की है। उसको सोचकर हमें आशा मिलती है, सारी मुसीबतों को सामना करने की, खुद से ज्यादा शक्ति से लड़ने की। मैं उसकी पेंटिंग को नहीं छोड़ सकती। मोना सिसक रही थी, आंखों से अविरल आंसू निकल रहे थे, और करण ये सुनकर बस उसे देखता ही रह गया। उसे पता ही नहीं था उसका जीवन आम लोगों के लिए इस तरह प्रेरणा का काम करता होगा, जबकि वह जो करता था सिर्फ अपने फायदे के लिए करता था। उसे अब तक ऐसा लगता आ रहा था, वह बस एक ट्रेडिंग टॉपिक है, जब कोई नया आएगा उसे भुला दिया जाएगा। पर वह गलत था, वह बस एक टॉपिक नहीं था, वह सच में उन लोगों की प्रेरणा बन चुका था। जो भी है, पर इसके लिए अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। वो इस जगह होता, उसे भी ये देखकर अच्छा नहीं लगता। कोई और होता तो वह चने के झाड़ पर चढ़ जाता, खुद को देवता समझने लगता था। लेकिन करण उनमें से नहीं था। उसकी नज़र में एक पेंटिंग से ज्यादा किसी की जान अनमोल थी। पेंटिंग दोबारा बनाई जा सकती थी, लेकिन जान दोबारा नहीं लौटाई जा सकती थी। मोना ने इस पर कुछ नहीं कहा, बस शांति से खड़ी रही। करण ने उसे स्टोरेज रिंग से निकालकर कुछ पिल्स दी। मोना ने करण को देखा। करण ने हल्के से अपना सिर हिलाया। मोना झिझकते हुए पिल्स को लिया, फिर उन्हें गटक गई। तुम कौन हो? मोना ने पूछा। करण इस पर कोई जवाब देता तभी कुछ और फिगर उड़ते हुए उस जगह आ गए। वह शबाना और बाकी सब थे। शबाना के लोगों ने आते ही उस जगह पर लड़ना शुरू कर दिया। शबाना और तुलिका करण के पास नजर आई। शबाना करण को घूरते हुए मोना के पास आई। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। किसने किया ये सब? शबाना दांत पीसने लगी। उसके शरीर से किलिंग इंटेंट निकलने लगा। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। गुस्सा होना स्वाभाविक भी था, मोना बहुत कमजोर थी। उसको इतनी बुरी तरह से मारने की कोशिश करना, सच में इन लोगों ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी थी। मोना ने शबाना के कंधे पर हाथ रखा, फिर अपनी बहन मायरा की तरफ इशारा करने लगी। उसकी हालत ज्यादा खराब है, जल्दी से उसका इलाज करना है। ये सुन शबाना की नजर मायरा पर पड़ी। उसकी हालत तो मोना से भी ज्यादा नाजुक थी। शबाना उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। उसी दौरान खंडहर में से गाला भी बाहर आ गया। करण ने और बाकियों ने उसकी तरफ नजरें की। गाला ने अपने गाल पर थप्पड़ लगाया। 2 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। गाला का शरीर गुस्से से जल उठा। उसने खौफनाक ढंग से करण को देखा। साले तू है कौन बे? इसका यार है क्या जो इसे बचाने आया है? लीडर ने गहरी आवाज में कहा, सुदर्शन शक्ति दल के लोग हैं ये, सबको खत्म कर दो। कोई भी बचना नहीं चाहिए। महेंद्र को भी पता चले जहरीले विनाश दल के लोग कितने डरावने हैं। महेंद्र सुदर्शन शक्ति दल के लीडर थे। करण ने नजर घुमाकर एक नजर उस लीडर को देखा, और उसे याद आने लगा कि ठंडी बहती बस्ती के बीस्ट को इसने ही मारने की कोशिश की थी। साथ ही इसके लोगों ने उसे महायुद्ध में परेशान भी किया था। वह इन ख्यालों में था ही उसी पल गाला ने अपने शरीर से शक्तियां निकालना शुरू कर दिया। नहीं बता रहा न तू कौन है, फिर तेरा शव तेरी पहचान बताएगा। गाला दहाड़ा और उड़कर करण के पास जाने लगा। उसकी रफ्तार कम नहीं थी, बस उसे पता होना चाहिए था वह करण से उलझने जा रहा है।
करण ने एक नज़र उसे देखा और अगले पल अपनी जगह से गायब हो गया। गाला ने खुद को रोका, उसी दौरान उसे अपने पास शक्तियों का झोंका महसूस हुआ। बिना ज्यादा सोचे उसने अपने चारों तरफ शक्तियों का कवच बना दिया। उसे लगा इससे वह आने वाला हमला विफल हो जाएगा। उसकी सोच गलत नहीं थी, बस उसने बंदा कमजोर समझ लिया। थप्पड़ खाने के बावजूद उसका कवच एक झटके में चकनाचूर हो गया। गाला दंग रह गया, पर वह खुद को संभाल पाता। दोबारा से करण का मुक्का उससे टकराया। गाला जमीन पर जाकर गिरा। बड़ा सा गड्ढा बन गया। करण ने कोई रहम नहीं दिखाया। अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके वह उसके ऊपर आ गया। एक ही किक में गाला के सीने की हड्डियां टूट गई। उसके मुंह से खून बाहर आ गया। शरीर में भयानक दर्द उमड़ पड़ा। करण ने झुककर उसके चेहरे पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। हर एक मुक्के में गाला मृत्यु ने समीप जा रहा था। उसने उठने की कोशिश की, मगर करण की आत्मा अटैक तकनीक ने उसकी आत्मा को कुचलना शुरू कर दिया। गाला बेशक बहुत ज्यादा ताकतवर था, करण से 3 चरण आगे था, लेकिन उसकी आत्मा 5वें चरण से कम थी। उसका शरीर भी कुछ ज्यादा मजबूत नहीं था। उसने गोलियां खाकर अपनी ताकत को बढ़ाया था, जबकि करण का शरीर ही धरती तत्व का था। उसकी आत्मा 5वें चरण पर थी। उसका मौजूदा स्तर 4थे चरण पर था। ऊपर से उस पर गाला के जहर का असर भी नहीं हो रहा था, जो गाला की सबसे बड़ी ताकत थी। वह करण के आगे बिल्कुल चूसे जैसा था। गाला की नाक टूट अंदर धंस गई। दांत उखड़कर उसके गले में अटक गए। इससे वह चीख तक नहीं पा रहा था। आंखें फोड़ दी गई, खून अविरल निकल रहा था। चमड़ी फट चुकी थी। इतना बुरा हाल था उसका कि देखने वाले भी सिहर उठे। ये किस तरह का बेरमपन है? तुलिका कांप उठी। उसने अब तक करण के साथ कुछ वक्त बिताया था। इसमें उसने बस करण को कंजूसी और तिलिस्मी कारीगर का काम करते हुए देखा था। हाँ, बीच बीच में वह राजनीति भी करता था, मगर वह इस सीमा तक बेरम हो सकता है ऐसा उसके दिमाग कभी नहीं आया था। खुद शबाना और बाकी लोग भी यह सब देखकर डर गए थे, मगर शबाना को ना जाने क्यों ये सब बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने पहले भी किसी को इतना बेरम बनते देखा था। गाला की जान बस 2 मुक्कों की थी। अपने से इतनी कमजोर लड़की पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। अब अपनी शक्ति दिखा, दिखा तू कितना ज्यादा शक्तिमान है। करण की आवाज काफी भारी थी। वह बहुत गुस्सा भी था, जो लड़की सम्राट स्तर की भी नहीं है। उस पर एक महासम्राट अपनी शक्ति दिखा रहा था। अब कहाँ गई उसकी शक्ति, कहाँ गया उसका गुरूर? रुक जाओ। लीडर जो कमान से लड़ रहा था, वह उड़कर करण के पास आया। उसके हाथ में एक तलवार थी, जो करण के सीने की तरफ बढ़ रही थी। करण ने पहले ही इस चीज को भांप लिया था। जब वह तलवार उसके समीप आई, करण ने गाला को उठाकर आगे कर दिया। लीडर ने हड़बड़ाकर अपनी तलवार को पीछे करने की कोशिश की। बस 1 इंच दूर आके गाला से रुक गई। लीडर को लगा उसने गाला की जान बचा ली, पर करण ने उसे खुशी बनाने के लिए एक पल भी नहीं दिया। गाला को आगे करके उसने उसे तलवार में घुसा दिया। उसका दिल तलवार से फटकर धड़कना बंद कर गया। लीडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे गुस्सा तब और ज्यादा आया, जब करण ने गाला के शव को इस तरह से खींचा कि उसके 2 हिस्से होकर जमीन पर गिर पड़े। बाप रे! मायरा जो शबाना के सहारे खड़ी थी, उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। करण ने गाला को सूती कपड़े की तरह फाड़ दिया था। बिना एक भी चोट खाए उसने इतनी आसानी से उसे मार दिया, मानो उसने ऐसे कितने लोगों को मार डाला हो। सुदर्शन शक्ति दल में ऐसा भी कोई योद्धा है? मैंने इस बारे में पहले कभी सुना क्यों नहीं? मायरा ने सवालिया नजरों से शबाना को देखा। मायरा और शबाना में पहली थोड़ी नोक-झोंक थी, पर बाद में वह दोस्त बन गई थी। 1-2 बार वह खुद अपने पिता के साथ सुदर्शन शक्ति दल गई थी, लेकिन उसे ऐसा तो कोई भी लड़का नजर नहीं आया था। वह सुदर्शन शक्ति दल का सदस्य नहीं है, वह सुंदर वन जंगल से है। देवांश दल के लीडर है। लीडर गुरु तुलिका ने उसकी बात का जवाब दिया। मायरा ने जवाब सुनकर पुष्टि करने के लिए शबाना से इशारा किया। जब शबाना ने अपना सिर हामी में हिलाया, तब जाके उसे यकीन हुआ। पर अब भी एक सवाल था जो उसके करना था। मगर यह हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मायरा ने को सम्मान देना शुरू कर दिया था। एक, वो उनकी मदद कर रहे थे। दूसरा, वह एक लीडर थे। सम्मान देना ना भी चाहे तब भी देना पड़ता था। हाँ, वह बात अलग थी कोई बेशर्म हो। शबाना उसके सवाल का जवाब देती तभी, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मामले में टांग अड़ाने की? जहरीले विनाश दल का लीडर दहाड़ा। उसकी आंखों के सामने उसके एक शक्तिशाली सदस्य को मार दिया गया था, वह भी इतनी आसानी से कि उसे अपनी किसी तकनीक का भी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। करण ने गहरी पर ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं तो तुम्हारी साक्षात मृत्यु हूं। करण ने कलाई घुमाई और अपनी मिडिल लेवल की तलवार निकाल ली। करण के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर उठा था। वह इस लीडर का आज अंत करके ही दम लेने वाला था। तुम मेरी मृत्यु हो। मृत्यु से खेलना मेरा पेशा है। तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। बदले ने निराशा के साथ मृत्यु दान में मिलेगी लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था, पर अचानक से उसके दिमाग में राजगुरु की सुनाई दी।
इस जगह से निकलो, सुदर्शन शक्ति दल के लोग नजदीक है। ये सुनकर लीडर घबरा गया। उसने झट से अपनी नजरें उत्तरी आसमान पर की। उस जगह से काफी सारी रोशनियां एक साथ तेज गति से आगे बढ़ रही थी। राजगुरु ने ये देख लिया था, इस वजह से उसने पूर्वज से लड़ना बंद किया और आयामी दरार खोलकर भाग गया। तुमसे फिर मुलाकात होगी पूर्वज, यह आवाज सबको सुनाई दी। पूर्वज, जो बहुत ज्यादा जख्मी और थक गए थे, वह जमीन पर आने लगे। लीडर जानता था अब हालात उसके काबू से बाहर है। तुझे मैं बाद में देख लूंगा बच्चे। लीडर ने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया। रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करके उस जगह से भागने लगा। लीडर को लगा था वह उस जगह से आसानी से भाग जाएगा, पर उसने ध्यान दिया कि करण उसके पीछे ही तेज गति से आ रहा था। ये लड़का पागल है, जानता है न इसका मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं है। एक खौफ चक्रवर्ती सम्राट से लड़ने की शक्ति नहीं है इसके पास, फिर भी यह मेरे पीछे आ रहा है। ये सच में मरना चाहता है। लीडर को करण एड़ा लग रहा था। लगना भी चाहिए था, वह होता तो कभी उसका पीछा नहीं करता। बहरहाल जो भी था, आने दो उसे। एक सही सा इलाका देखकर उसका अंत भी कर देगा। उसे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। वो ऐसा क्यों कर रहा है? मोना बड़बड़ाई। तभी उसकी माँ उसके पास आई, उसे गले से लगाई। मेरी बच्ची। देवजानी ने मोना को गले लगाते हुए मायरा के सिर को सहलाया। उसकी आंखों से आंसू का बहाव रुक नहीं रहा था। कमान सेन भी ऐसे तैसे करके अपने पिता यानी पूर्वज के पास आए, पर सबकी नजर करण और लीडर पर थी, जो बहुत दूर जा चुके थे। पूर्वज ने चिंतित होकर कहा, उस लड़के को ऐसी बेवकूफी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब और ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना मैं उसे रोक लेता। तुम में से कोई जाकर उस भले मनुष्य को रोको। मैं ही जाती हूँ। शबाना उस जगह से जाने वाली थी, लेकिन ये सुनकर रुक गई। उनकी फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा और तुम उन्हें रोक भी नहीं पाओगी। आज उस लीडर का अंत निश्चित है। ये सब कहने वाली तुलिका थी। इसकी वजह भी थी, करण के साथ सालिवा था। उसके एक हाथ हिलाने भर से लीडर जैसे दर्जन लोग मर जाए। वो तो बस एक ही था, उसका बैंड बजना पक्का था।